हम सब बचपन से सुनते आए हैं कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर है, वो हमारे पहाड़ हैं। लेकिन जनवरी 2026 की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर लगता है कि ये स्वर्ग अब सड़क पर आ गया है। जरा सोचिए, लोग महीनों पहले प्लान बनाते हैं, हजारों लाखों रुपए खर्च करके होटल और फ्लाइट्स बुक करते हैं, गर्म कपड़े खरीदते हैं, सिर्फ इसलिए कि अपनी फैमिली के साथ बर्फ में खेलते हुए एक फोटो ले सकें। वैसे आजकल फोटो नहीं, रील्स का जमाना चल रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि लोग बर्फ में नहीं बल्कि 10-10 घंटे लंबे ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं। गाड़ी का हीटर चल रहा है, पेट्रोल खत्म हो रहा है, बच्चे भूख से रो रहे हैं और बाहर का तापमान माइनस में है। ये कहानी सिर्फ किसी एक परिवार की नहीं है। इस वक्त जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख और हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक पूरा हिमालय जैम हो चुका है। प्रशासन चीख चीख कर कह रहा है, मत आइए, यहां जगह नहीं है। लेकिन हम हैं कि मानने को तैयार नहीं। आज हम इसी जिद को समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही समझेंगे कि हर साल लोग उन्हीं गलतियों को दोहराते क्यों हैं। क्यों हमारे यहां थोड़ी सी बर्फ गिरते ही सिस्टम को लकवा मार जाता है, जबकि कनाडा और यूरोप में लोग -20 डिग्रीज में भी सामान्य जीवन जीते हैं। और आखिर में आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाऊंगी जो इंसानियत और वफादारी की एक नई मिसाल है। कैसे कुत्ते ने वो कर दिखाया जो शायद हम इंसानों के बस की बात भी नहीं थी। तो चलिए शुरू करते हैं मैदान से लेकर पहाड़ तक का वो सफर जो अब एक सजा बन चुका है। सबसे पहले हालात का जायजा लेते हैं। इस वक्त उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन पहाड़ों पर कुदरत ने दिल खोलकर बर्फ लुटाई है। पिछले हफ्ते जैसे ही मौसम विभाग ने कहा कि बर्फ गिरने वाली है, दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ से एक ऐसा जनसैलाब उमड़ा जिसे देखकर प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। हिमाचल प्रदेश के मनाली का हाल सबसे बुरा है। यहाँ ट्रैफिक जैम किलोमीटर में नहीं बल्कि घंटों में नापा जा रहा है। सोलांग वैली और अटल टनल के रास्ते पर 15 से 16 किलोमीटर लंबी गाड़ियों की लाइन लगी है। ये कोई आम ट्रैफिक जैम नहीं है, ये डेडलॉक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मनाली से पटली कुहल तक के 15 किलोमीटर के रास्ते को पार करने में लोगों को 10 से 12 घंटे लग रहे हैं। सोचिए, 12 घंटे। इससे कम वक्त में आप दिल्ली से लंदन पहुंच जाते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस आ रही हैं जहां टूरिस्ट अपनी महंगी महंगी गाड़ियां सड़क पर छोड़कर माइनस टेम्परेचर में अपने बैग और ट्रॉली लेकर होटलों की तरफ पैदल भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि गाड़ी तो अगले 4-5 घंटे तक हिलेगी भी नहीं। इस वजह से जैम और लंबा हो जाता है। उत्तराखंड का हाल भी कुछ अलग नहीं है। नैनीताल पुलिस ने शहर के बाहरी बैरिकेड्स लगा दिए हैं। साफ कहा जा रहा है, अगर होटल की कंफर्म बुकिंग नहीं है तो वापस जाइए। मसूरी में लाइब्रेरी चौक से लेकर किंगक्रेक तक गाड़ियां रेंग रही हैं। धनौल्टी का रास्ता पूरी तरह चौक हो चुका है। उधर कश्मीर में गुलमर्ग और सोनबर्ग के रास्ते पर हजारों पर्यटक फंसे हुए हैं। यहां दिक्कत जैम से ज्यादा फिसलने की है। 4x4 गाड़ियां तो निकल पा रही हैं, लेकिन मैदानी इलाकों से आई छोटी कारें बर्फ में फंसकर पूरा रास्ता ब्लॉक कर रही हैं। होटल 100% नहीं बल्कि 120% ऑक्यूपाइड है। लोग होटल की लॉबी, रिसेप्शन और यहां तक कि डाइनिंग हॉल में गद्दे बिछाकर सोने को तैयार हैं और इसके लिए वो मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। एक रात का किराया 20 से 30 हजार रुपए तक दिया जा रहा है। ये मंजर डरावना है। जिसे लोग एडवेंचर समझ रहे थे वो अब सर्वाइवल की जंग बन चुका है। सुनिए, पहाड़ों पर पहुंचने वाले लोग दूसरों को अब क्या सलाह दे रहे हैं। बुरा हाल हुआ पड़ा है और जाम ही जाम है। ये लगा लो 5 बजे हम नीचे से चढ़ना स्टार्ट हुए तो अब पहुंचे हैं, और इतना मतलब बुरा हाल हुआ पड़ा है कि हम तो कहते हैं कि आओ तो 2-3 दिन बाद ही आओ, जब यहाँ सही हो जाए बर्फ का सिस्टम। नहीं ये जी, रास्ते में सड़क टूटी पड़ी है, कोई वो नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ नहीं है। फिर ऊपर यहाँ पे लड़के बोलते हैं ऊपर चढ़ जाओ, गलत गाइड कर रहे हैं, और ऊपर वाले बोलते हैं कि ऊपर क्यों चढ़ गए। इतना ट्रैफिक था, पूरा जाम रहा, यहाँ पे भी रास्ते में भी बुरा हाल था, क्योंकि बर्फ के कारण जाम ही लगा पड़ा था। कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। ये चीज है मनोरे जी की। देखो, लड़के तो एडजस्ट कर लेते हैं, पर फैमिली के साथ बच्चे हैं, सब कुछ है। अब छोटे बच्चों को बंदा कहाँ बार बार उतारेगा, गाड़ी फंस रही है, सब कुछ हो रहा है, कोई सिस्टम ही नहीं है किसी भी तरह का। लेकिन जैम और असुविधा तो फिर भी झेली जा सकती है।
मैं अब आपको जिस खतरे के बारे में बताने जा रही हूँ वो जानलेवा है, और दुख की बात यह है कि बहुत से पर्यटकों को इसका पता ही नहीं। जब लोग घंटों जैम में फंसते हैं, बाहर का तापमान -4 या -5 डिग्री होता है, तो वो क्या करते हैं? आप गाड़ी के शीशे चढ़ा लेते हैं और हीटर ऑन कर लेते हैं। कई बार लोग होटल ना मिलने पर कार में ही हीटर चलाकर सो जाते हैं। यही वो गलती है जो जानलेवा साबित हो रही है। इसे कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। हाल ही में उत्तराखंड के नैनीताल से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक टैक्सी ड्राइवर ने ठंड से बचने के लिए अपनी बंद कार के अंदर कोयले की अंगीठी जला ली थी। कुछ घंटे बाद वो अपनी सीट पर मृत पाया गया। लेकिन खतरा सिर्फ अंगीठी से नहीं है, आपकी कार के हीटर से भी है। जब गाड़ी बर्फ में फंसी होती है तो कई बार साइलेंसर बर्फ से ढक जाता है। ऐसे में गाड़ी से निकलने वाला धुआं, जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, वो बाहर जाने के बजाय गाड़ी के कैबिन में ही लीक होने लगता है। इस गैस की ना कोई गंध होती है और ना रंग। लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनकी सांस में धीरे धीरे जहर जा रहा है। धीरे धीरे नींद आने लगती है, लोग बेहोश हो जाते हैं और फिर कभी नहीं उठ पाते। इसे साइलेंट डेथ कहा जाता है। पिछले कुछ सालों में गुलमर्ग और मनाली में ऐसे कई हादसे हुए हैं जहां पूरा परिवार गाड़ी के अंदर सोता का सोता रह गया। इसलिए ये मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप कभी जैम में फंस जाएं तो अपनी गाड़ी का हीटर लगातार ना चलाएं। थोड़ी देर में शीशा नीचे करें और ताज़ी हवा आने दें। और अगर साइलेंसर बर्फ में दबा है तो गाड़ी स्टार्ट करने की गलती बिल्कुल ना करें। अब सवाल ये उठता है कि क्या पूरी दुनिया में बर्फबारी का मतलब यही होता है, यही मुसीबत? क्या अमेरिका, यूरोप या जापान में भी लोग ऐसे ही जैम में फंसते हैं? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। बर्फ वहां भी गिरती है और हमसे कई गुना ज्यादा गिरती है। जापान के होकाइडो में या कनाडा के क्यूबेक में सर्दियों में 10-10 फीट बर्फ जमना आम बात है, लेकिन वहां की सड़कें एकदम साफ रहती हैं। तो आखिर हम कहां चूक कर रहे हैं? आइए बताती हूं आपको। पहला तो है टेक्नोलॉजी का फर्क। जब हमारे यहां बर्फ गिरती है तो प्रशासन जेसीबी मशीनों को सड़क पर उतार देता है। तब आप सोचेंगे इसमें गलत क्या है? गलत यह है कि जेसीबी मशीन खुदाई के लिए होती है, बर्फ हटाने के लिए नहीं। जब जेसीबी बर्फ को धकेलती है तो वो उसे सड़क के किनारों पर दीवार की तरह जमा कर देती है। इससे 2 लेन की सड़क घटकर 1 लेन की रह जाती है और यही जैम की सबसे बड़ी वजह है। इसके उलट कनाडा और अमेरिका में स्नो ब्लोअर्स का इस्तेमाल होता है। ये विशालकाय मशीनें बर्फ को सड़क के किनारे नहीं छोड़ती, बल्कि उसे वैक्यूम की तरह खींचकर हवा में 50-60 फीट दूर फेंक देती हैं या साथ चल रहे डंपर में लोड कर देती हैं। सड़क की चौड़ाई पूरी बरकरार रहती है। दूसरा है ब्लैक आइस का इलाज। पहाड़ों में सबसे बड़ी दुश्मन बर्फ नहीं, ब्लैक आइस है। ये सड़क पर जमी एक अदृश्य बर्फ की परत होती है जिस पर गाड़ी के ब्रेक नहीं लगते। जापान में सड़कों के नीचे जियोथर्मल हीटिंग सिस्टम्स लगे होते हैं। आसान भाषा में कहें तो सड़कों के नीचे गर्म पानी की पाइप्स होती हैं जो सड़क को अपने आप गर्म रखती हैं ताकि बर्फ उस पर जमे ही नहीं। कनाडा और अमेरिका में बर्फ गिरने की भविष्यवाणी होते ही सड़कों पर सॉल्ट ब्राइन यानी नमक और केमिकल का घोल छिड़क दिया जाता है। ये बर्फ को सड़क से चिपकने ही नहीं देता। और हमारे यहाँ बर्फ गिरने के बाद प्रशासन जागता है और फिर मिट्टी या रेत फेंकना शुरू करता है। हम प्रोएक्टिव नहीं, रिएक्टिव हैं। इस पर मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौड़ क्या कह रहे हैं, सुनिए। काफ़ी हेवी स्नोफॉल हुआ है। मनाली में भी 2.5-3 फुट बर्फ़ पड़ गई थी और आसपास के क्षेत्रों में ज़्यादा बर्फ़ भी पड़ी थी। बहुत से सैलानी हाइट्स वाले क्षेत्रों में भी थे और यहाँ भी थे। हमने पूरी कोशिश करी कि जो सड़कें प्रदेश सरकार की थी वो जल्दी से जल्दी खोलें ताकि जो पर्यटक वहाँ पे फंसे हुए उन्हें हम उनके घर तक सेफली पहुँचाएं। NH पे भी कार्य चला हुआ है, परंतु क्योंकि टूरिस्ट का इनफ्लो भी बहुत ज़्यादा था और जो हम इवैक्यूएट कर रहे थे, इवैक्यूएशन में भी हमने पुरजोर इवैक्यूएशन करी है। रिकॉर्ड वाहन जो यहाँ पे फंसे हुए थे वो हमने यहाँ से बाहर की ओर भेजे हैं। तो जैसा कि मैंने अभी कहा, जब शासन और प्रशासन को पता है कि हर साल कितने सैलानी पहाड़ों पर आते हैं, उसी हिसाब से इंतजाम पहले किए जाएं। लेकिन हमारे यहाँ तो हर काम बाद में होता है। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, टायरों का खेल। लोग दिल्ली की सड़कों पर चलने वाली कोई भी गाड़ी
जैसे मारुति स्विफ्ट हो गई या होंडा सिटी, इन्हें लेकर मनाली की खड़ी ढलान पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। इन गाड़ियों के टायर्स में वो ग्रिप होती ही नहीं। यूरोप के कई देशों में सर्दियों में विंटर टायर्स या टायरों पर स्नो चेन्स लगाना कानूनन अनिवार्य है। अगर कोई बिना चेन के पकड़ा गया तो इतना भारी जुर्माना लगेगा कि पूरी ट्रिप का बजट बिगड़ जाएगा। हमारे यहाँ ऐसा कोई नियम सख्ती से लागू नहीं होता। एक गाड़ी फिसलती है और पीछे की 500 गाड़ियां रुक जाती हैं। जब हम पर्यटक बनकर जाते हैं तो हम सिर्फ अपनी असुविधा देखते हैं। अरे जैम मिल गया, अरे होटल महंगा हो गया। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि वहां रहने वाले स्थानीय लोगों पर क्या बीत रही होगी? मनाली के एक स्थानीय निवासी से बात कीजिए। वो आपको बताएंगे कि कैसे टूरिस्ट की भीड़ की वजह से एम्बुलेंस मरीजों को लेकर अस्पताल नहीं पहुंच पा रही। शिमला में दूध और ब्रेड की सप्लाई गाड़ियां जाम की वजह से फंस जाती है। भारी बर्फबारी के कारण बिजली के तार टूट जाते हैं, जिससे बिजली की सप्लाई ठप हो जाती है। उससे भी बड़ी परेशानी यह कि ठीक करने वाली टीम जैम में और बर्फबारी की वजह से वहां पहुंच नहीं पाती। सिर्फ दूर दराज ही नहीं, बल्कि मनाली जैसे शहर में भी बिजली का संकट हो जाता है। लाइट लूट जो है कल से ही नहीं है और गाड़ियां गुड़ियां सब कुछ बंद है। हाँ जी, तो बस बर्फबारी सी। और यहाँ पर जो भी है ये लाइट बिल्कुल नहीं है कल 8:30 बजे से, तो 24 घंटे हो गए अभी तक और सब परेशान हो रहे हैं। तो टूरिस्ट भी ठहरे हुए हैं, वो भी परेशान है। तो लाइट का इंतजाम होना चाहिए जल्दी से जल्दी। बिजली के बगैर तो फिर भी गुजारा मुमकिन है, लेकिन पानी के बिना बिल्कुल नहीं। पहाड़ों पर तापमान माइनस में जाते ही पानी के पाइप जम जाते हैं। स्थानीय लोग पानी की एक बूंद के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बर्फ पिघलाकर काम चलाते हैं और दूसरी तरफ होटल्स में पर्यटक हजारों लीटर पानी बहा देते हैं। एक स्थानीय टैक्सी यूनियन का दर्द अलग है। उनका कहना है कि बाहर की गाड़ियां आकर हमारा काम चौपट करती हैं और जैम भी लगाती हैं। वो पहाड़ पर गाड़ी चलाना नहीं जानते, बीच सड़क में गाड़ी रोककर रील बनाने लगते हैं और हम लोग घंटों फंसे रहते हैं। तो पहाड़ के लोगों के लिए ये मौसम रोमांस का नहीं, संघर्ष का है। अब सवाल है कि जब न्यूज चैनल पहाड़ों पर जाने से मना कर रहे हैं, प्रशासन हाथ जोड़ रहा है, तो हम मान क्यों नहीं रहे? इसके पीछे दो बड़े मनोवैज्ञानिक कारण हैं। पहला, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। सोशल मीडिया ने हमारे दिमाग को हाईजैक कर लिया है। जब लोग अपने ऑफिस के कोलीग या पड़ोसी या किसी रिश्तेदार की बर्फ उड़ाते हुए वीडियो या रील इंस्टाग्राम पर देखते हैं तो उनको लगता है कि वो जीवन में पीछे रह गए। अगर वो जा सकता है तो हम क्यों नहीं? यही होड़ हमें बिना सोचे समझे घर से निकलने पर मजबूर करती है। हमें अनुभव नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वो फोटो या वीडियो चाहिए जो साबित कर सके कि हम भी वहां थे और देखिए कितने खुश थे। दूसरा कारण है एंटाइटलमेंट यानी हक जमाना। कुछ लोग सोचते हैं कि हमने टैक्स भरा है, सड़क पर चलने का हक है, होटल के पैसे दिए हैं, सुविधा तो चाहिए। ये सोच हमें ये समझने नहीं देती कि प्रकृति के अपने नियम होते हैं। पहाड़ आपकी क्रेडिट कार्ड लिमिट से नहीं चलते। पहाड़ की अपनी एक क्षमता है। अगर एक कमरे में 10 लोग आ सकते हैं और 50 लोग भर दिए जाएं, तो दम तो घुटेगा ही। जोशीमठ के सैकड़ों घरों में आई दरारों से हमने देखा कि पहाड़ कैसे जवाब देता है। मनाली और शिमला अब उसी कगार पर है। तब आप पूछेंगे क्या हम पहाड़ों पर जाना छोड़ दें? क्या हम घर में कैद हो जाएं? तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे। पर्यटन पहाड़ों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अगर आप नहीं जाएंगे तो वहां उनका चूल्हा कैसे जलेगा? लेकिन हमें घूमने का तरीका बदलना होगा और सरकार को मैनेज करने का तरीका। यहाँ कुछ ठोस समाधान है जो अब वक्त की मांग है। परमिट सिस्टम, जैसे सिक्किम के नाथुला पास या अरुणाचल प्रदेश में परमिट लगता है, वैसे ही पीक सीजन में बड़े हिल स्टेशंस के लिए व्हीकल परमिट लागू होना चाहिए। एक दिन में अगर शहर 2000 गाड़ियां झेल सकता है तो उससे ऊपर एक भी गाड़ी को आगे नहीं जाने देना चाहिए। पार्क एंड राइड सिस्टम, निजी गाड़ियों को हिल स्टेशन से 10 से 15 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाए। वहां बड़ी पार्किंग बने और आगे का सफर सिर्फ शटल बसों या लोकल टैक्सी से हो। इससे जैम भी खत्म होगा और स्थानीय ड्राइवर्स को रोजगार भी मिलेगा। हालांकि यहाँ दूसरा पहलू यह भी है कि जो पार्किंग अभी मौजूद है वहां गाड़ी खड़ी करने पर लोगों ने मनमाना चार्ज वसूलना शुरू कर दिया है और लोकल टैक्सी वाले भी थोड़ी दूर ले जाने के लिए हजारों रुपए मांगते हैं। अब ये अलग परेशानी है, सुनिए। पार्किंग जी एक दिन के पर डे के 500 पार्किंग के पैसे देता हूँ पर डे के। हम 1500 दे के आए पार्किंग
2-3 दिन के देगा है 500 1500 पार्किंग चार्ज। तो क्या लग रहा है ओवर चार्जिंग हो रही है? और बिल्कुल ओवर चार्जिंग है, किसी 300 लेके 200 लेके, मतलब ये सिस्टम नहीं है, ना कोई पक्की पर्ची है ना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सिस्टम नहीं है। 4x4 गाड़ी ले रही है यहाँ से 3 और पर डे के हिसाब से, मतलब बंदे के हिसाब से, हम अगर 4x4 करके बैठ के ट्रैवल करके बंदा कोई बाहर जाना चाहे या नहीं कुछ है, वहाँ पे जो बस स्टैंड है 1000 रुपये पर बंदा, 800 बंदा, मतलब अपने जो मन मर्जी है वो चल रहा है, ये चल रहा है। बाकी यहाँ पे मजे वो क्या आ रहे हैं वो बात अलग है, स्नोफॉल हुई है बढ़िया, 3 दिन से बढ़िया स्नोफॉल हुई है, वो बात अलग है। मगर जो ओवर चार्जिंग वगैरह है, जो पब्लिक दुखी हो रही है, वो बहुत बड़ी समस्या है आगे। तो इस समस्या का समाधान भी शासन प्रशासन को खोजना होगा। पार्किंग की परेशानी के लिए एक स्मार्ट टूरिज्म ऐप हो, जिस पर आप घर से निकलने से पहले चेक कर सकें क्या मनाली में पार्किंग उपलब्ध है। अगर ऐप पर रेड दिखे तो आप अपना प्लान बदल लें। अभी लोग अंधेरे में तीर चलाते हैं और वहां जाकर फंस जाते हैं। ऑल वेदर इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार को जेसीबी कल्चर से बाहर निकलना चाहिए। स्नो ब्लोअर मशीन्स और एंटी फ्रीज रोड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसमें खर्चा तो होगा, लेकिन लंबे वक्त के लिए सहूलियत मिल जाएगी। अभी तक बात हुई इंसानी दुनिया की आपाधापी, शोर शराबे और स्वार्थ की, लेकिन अब मैं आपको इस शोर से दूर हिमाचल की एक सुनसान चोटी पर ले जाना चाहती हूँ, जहां बर्फ के तूफान के बीच एक ऐसी कहानी ने जन्म लिया जो इंसानियत को एक बहुत बड़ा सबक देती है। ये कहानी है वफादारी की, और इसकी मिसाल इंसान नहीं, एक बेजुबान बना। घटना हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की है, भरमौर इलाका, जहां 23 जनवरी को 2 लड़के, 13 साल का पीयूष कुमार और 19 साल का विकसित राणा ट्रैकिंग के लिए निकले। वो दोनों चचेरे भाई थे। उनका इरादा था बर्फ में मस्ती करना, रील बनाना और भरमानी माता मंदिर तक जाना। उनके साथ था उनका सबसे पक्का दोस्त, उनका पालतू कुत्ता। ऊपर पहुंचते ही मौसम ने अचानक करवट ली। भीषण बर्फबारी शुरू हो गई, विजिबिलिटी 0 हो गई और दोनों भाई रास्ता भटक गए। ठंड इतनी थी कि खून जम जाए। माइनस टेम्परेचर, बर्फीली हवाओं ने उन्हें तोड़ दिया। दोनों की ठंड से मौत हो गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। परिवार ने प्रशासन को खबर दी। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। सेना के हेलीकॉप्टर उड़े, ड्रोन भेजे गए, एसडीआरएफ की टीमें निकली, लेकिन खराब मौसम की वजह से उन्हें पहुंचने में 4 दिन लग गए। जब 4 दिन बाद, यानी 96 घंटों बाद, रेस्क्यू टीम पीयूष के शव के पास पहुंची, तो जवानों ने जो देखा वो देखकर आंसू रोक नहीं पाए। बर्फ पर पीयूष का बेजान शरीर पड़ा था और उसके ठीक बगल में उसका वही पालतू कुत्ता बैठा हुआ था। सोचिए, 4 दिन और 4 रातें, चारों तरफ घना जंगल जहां भालू और तेंदुए घूमते हैं। खाने को एक दाना नहीं, पीने को पानी नहीं, सिर्फ बर्फ। ये कुत्ता चाहता तो अपनी जान बचाने के लिए नीचे गांव भाग सकता था। उसकी सूंघने की शक्ति उसे आसानी से घर पहुंचा देती, लेकिन वो नहीं गया। वो अपने मालिक के शव से चिपका रहा। शायद उसे उम्मीद थी कि कुछ देर में उसका मालिक उठ जाएगा, या शायद वो ये सुनिश्चित कर रहा था कि कोई जंगली जानवर उसके शरीर को नुकसान ना पहुंचाए। जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो वो कुत्ता कांप रहा था। भूख और प्यास से उसकी हड्डियां दिख रही थी, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटा था। शुरुआत में वो रेस्क्यू टीम पर भौंका। उसे लगा कि अजनबी लोग उसके मालिक को ले जाने आए हैं। लेकिन जब रेस्क्यू टीम ने उसको बिस्किट दिए, प्यार से पुचकारा, तब जाकर उसे समझ आया कि ये मदद है। रेस्क्यू टीम ने शव के साथ साथ उस वफादार साथी को भी एयरलिफ्ट किया। ये 2 तस्वीरें आज हमारे सामने हैं। एक तरफ हम इंसान हैं जो खुद को बुद्धिमान कहते हैं, ट्रैफिक में एक दूसरे को गालियां देते हैं, जोर जोर से हॉर्न बजाते हैं, कचरा फैलाते हैं। कई बार कोई हमारे सामने मर रहा होता है तो हम वीडियो तो बनाते हैं, लेकिन शायद उसकी मदद के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाते। अपनी खुशी के लिए दूसरों की जान तक खतरे में डाल देते हैं। और दूसरी तरफ ये बेजुबान है, जिसने हमें सिखाया कि प्यार और साथ का असली मतलब क्या होता है। उसने साबित कर दिया कि जब सब साथ छोड़ देते हैं तब भी वफादारी जिंदा रहती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ जा रही हूँ। अगली बार जब आप पहाड़ों का कोई ट्रिप प्लान करें तो होटल की बुकिंग और गाड़ी की टंकी चेक करने से पहले खुद से पूछिएगा, क्या हम एक टूरिस्ट बनकर जा रहे हैं जो सिर्फ गंदगी और शोर लेकर जाएगा, या हम एक इंसान बनकर जा रहे हैं जो प्रकृति और उसके नियमों की इज्जत करेगा। पहाड़ कहीं भागे नहीं जा रहे, वो सदियों से वहीं हैं और वहीं रहेंगे। लेकिन अगर हमने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो शायद वो खूबसूरती नहीं बचेगी जिसे देखने हम वहां जाते हैं।
अगर आपको लगता है कि ये बातें दूसरों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। शायद अगली बार कोई बैग पैक करने से पहले एक बार सोच ज़रूर लें।